एक बड़ी दिक्कत ये भी रही है कि हम आतंकवाद की परिभाषा को अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए। भारत का स्टैंड पहले भी रहा, वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली बात जो प्रेम जी कह रहे हैं, उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर इस घटना को, और ठीक 7 दिन पहले जो हुआ, अगर हम उसे एक आतंकी हमले के तौर पर देखते और पहली प्रतिक्रिया ये आती कि जहां भी आतंकी हमला हो रहा है वो गलत है, तो इतनी राजनीति जो पिछले 1 हफ्ते में डेवलप हुई है और जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या उसका स्कोप बन पाता, या आपको लगता है कि वो तो एज ढूंढ ही लिया जाता क्योंकि चुनाव सामने है? देखिए, ऐसा है कि चूंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी इस विषय पे बोल दिया, प्रेम जी ने बहुत बारीक बात कही और राहुल ने तो बहुत ही संतुलित तरीके से इस मुद्दे को रखा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, पहली प्रतिक्रिया और जो भारत की स्वाभाविक प्रतिक्रिया इजराइल और भारत के संबंधों को देखते हुए होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अर्थ कई तरह के हो जाते हैं। जब आप खड़े हैं तो खड़े में आप कहाँ खड़े हैं? क्या अब इजराइल में जो तबाही हुई है उसके खिलाफ खड़े हैं, या उसके बाद गाजा पे जो हमला इजराइल जिस लगातार कर रहा है वहां खड़े हैं? ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। मुझे लगता है फलस्तीन को लेकर के जो भारत की नीति रही वो कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही, वो भारत देश की नीति रही है। महात्मा गांधी जो थे वहां से शुरू करिए। महात्मा गांधी कभी इस पक्ष में नहीं थे कि इजराइल और फलस्तीन एक ही जमीन पर बने। उनका कहना था कि एक देश बने जिसमें सब रहें, अलग अलग देश नहीं बनने चाहिए। ये महात्मा गांधी का बहुत घोषित स्टैंड था। और फलस्तीन बनने से पहले, इजराइल बनने से पहले, और उस इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या है, तो महात्मा गांधी पर तो कोई ना हेमंत बिस्वा शर्मा आरोप लगा सकते हैं और ना कांग्रेस पार्टी के कोई लगा सकते हैं। महात्मा गांधी का उम्र ना उन्हें वोट लेना था किसी का। उसके बाद भारत, यहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी 6 महीने पहले यूनाइटेड नेशन में या कुछ समय पहले जो प्रस्ताव आया था फलस्तीन के समर्थन में, हमारी जो नीति है उसको जारी रखा है इजराइल से रिश्ते होते हुए। और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जो फलस्तीन भी गए। तो कुल मिलाकर के फलस्तीन को लेकर के भारत की जो नीति है वो उसमें निरंतरता है। सरकार चाहे मोरारजी देसाई की रही हो, चाहे वो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाद में राजीव गांधी की रही हो, या वीपी सिंह की हो, या नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी जी की, ये हमारी हमास जो है कभी भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। भारत ने कभी हमास को मान्यता, भारत के किसी भी दल ने हमास को कभी स्वीकार नहीं किया। हमारा मित्र कौन था? हमारा मित्र था पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जिसके नेता थे यासर अराफात, और जो यूनाइटेड नेशन से इसको मान्यता मिली हुई थी। आज पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है जिसको मान्यता मिली हुई है, यासर अराफात के ही प्रयासों से वो सारी व्यवस्था हुई थी और उनकी सीट थी यूएन में। और अभी जैसे समीर जी ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर या उस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इस्लामिक देश हमारे खिलाफ होते नहीं, तथ्यात्मक रूप से इसमें थोड़ी त्रुटि है। इस्लामिक देश शुरुआती दौर में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नीति में बदलाव होता गया और वो तटस्थ होने लगे। और 1971 में जब बांग्लादेश बना और हमने पाकिस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान इस मामले को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में लेके गया और उसने भारत पर ऑयल सैंक्शन लगाने की मांग की, एनर्जी सैंक्शन की प्रस्ताव, तो भारत की वकालत किसने की थी? वहां पर भारत की वकालत यासर अराफात ने की थी। और इंदिरा गांधी ने उनको विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया था कि ये आप ही कर सकते हैं। और यासर अराफात का वो भाषण याद करिए, उसमें जो दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाया था कि आपने बांग्लादेश में किस पे गोलियां चलाई हैं, किस पे टैंक चलवाए हैं, किसका आपने जो है कत्लेआम करवाया है, वो कौन लोग थे, और आप हमसे कह रहे हो हिंदुस्तान ने तो बचाया उन लोगों को। और उसके बाद वो प्रस्ताव गिरा और 54 जो वहां के सदस्य थे उनमें 3 भारत के खिलाफ थे, पाकिस्तान, टर्की और लीबिया। बाकी सब ने भारत का समर्थन किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।